इसके साथ ही हमने रिसर्च आर्टिकल या फिर थीसिस के पोर्शंस को भी स्टडी किया था, जिसमें हम लिटरेचर व्यू के एंड पे पहुंचे हुए थे और हमने वहाँ बताया था कि हम इसकी बेस पे लिटरेचर की बेस पे हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं एंड देन हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर ही हम एक अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना देते हैं साथ ही। और उसके बाद हमारा मेथोडोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट होता है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होता है थीसिस वगैरह के अंदर। और सलमान ज़ेब अब तो अटेंडेंस हैंड में मुझे याद करिएगा, ठीक है। सो मैम थर्ड चैप्टर हमारा होता है, शायद आपको आवाज नहीं आई। जी सलमान, मुझे आवाज़ उस वक्त नहीं आई थी, तो मैं एंड पे याद करा दीजिएगा, ठीक है। मैं अगेन खोल मैं लूँगी पोर्शन, शुरू से प्रेजेंट हूँ। ठीक है। तो हमारा थर्ड चैप्टर जो होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है। समटाइम्स उसको रिसर्च मेथड भी कहा जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 के तौर पे वो फाइंड किया जाता है किसी भी आर्टिकल के अंदर, या फिर अगर आपका थीसिस वगैरह है तो उसके अंदर भी इसी तरह है। इसके अलावा अगर रिसर्च रिपोर्ट है आपकी, उसमें भी इसको इसी तरह से कंसिडर किया जाता है मेथड के तौर पे, रिसर्च मेथड। अब बेसिकली जो हम रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट्स उस दिन देख रहे थे वो भी रेलिवेंट हैं टू द चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ मैथडोलॉजी। तो रिसर्च डिज़ाइन के जितने कंपोनेंट्स हैं वो मेजॉरिटी केसेस में रिलेटेड है चैप्टर नंबर 3 के साथ। सो आई गेस स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। ओके, तो हम एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन देख रहे थे कि किस तरह से ये वन बाय वन है। और सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि स्टडी का पर्पस क्या है, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आई गेस ये तीनों मैंने बता दिए थे। यस मैम, ये बता दिए। डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बताया था। ओके, हम कॉजल स्टडी और कोरिलेशनल स्टडीज तक पहुंचे थे। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो है रिसर्च का एक ऑल्टरनेटिव वर्ड इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक वे में, जिसका मतलब ये होता है कि एक ओरिजिनल अंडरटेकिंग जो साइंटिफिक मेथड के ज़रिए की जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन का वर्ड भी रिसर्च को ऑल्टरनेटिवली दे देते हैं। तो इसी में टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह हमने पहले डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी एंड देन हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखा, तो इसी तरह से कॉजल स्टडी का मतलब ये होता है कि जिसमें हम स्पेसिफिक जो है ना किसी भी चीज़ के कॉज एंड इफेक्ट को देख रहे होते हैं। उसमें हम बाकी जो उसके रेलिवेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे होते। सिर्फ एक ही हमारा आइसोलेशन में एक ही कॉज होता है और उसी कॉज का हम इफेक्ट जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। इसमें होते वेरिएबल्स ही हैं कॉज एंड इफेक्ट में। कॉज जो है ज़ाहिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सो इसी के साथ जो है वो हम उसे कॉजल स्टडी इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना इसमें बाकी वेरिएबल्स को एक ब्रॉड वे में नहीं कंसिडर किया जाता, बहुत नैरो वे में ये होती है कॉजल स्टडी। और किसी एक चीज़ को ही दूसरी चीज़ का प्री रिक्विजिट मीन्स कि किसी दूसरी चीज़ की डिपेंडेंसी जो है या किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की जितनी भी डिपेंडेंसी है वो उसी आईवी पे होगी जो उसका कॉज होगा। सो कॉज एंड इफेक्ट आप कह सकते हैं कि ज़रा हाई लेवल का रिलेशनशिप आईवी और डीवी के दरमियान जब हो कि बस आईवी ही डीवी को लीड कर रहा है, यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को लीड कर रहा है। सो इस केस में स्टडी को हम कॉजल कहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशनल स्टडी में बेसिकली ये होता है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे के अकॉर्डिंगली कितना जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है। सो दोनों आपस में जो है वो किस तरह से उनका क्या अंदाज है, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या नहीं, और एक के कम होने से दूसरा बढ़ता है, तो क्या किस नेचर का उनका आपस में ताल्लुक है, किस तरह की उनकी आपस में रिलेशनशिप है। बेसिकली कोरिलेशनल स्टडी जो है ना ये हम हर रिसर्च के अंदर कोरिलेशन एक एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर हम यही देखते हैं कि हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से आईवी डीवी मॉडरेटर मीडिएटर ये बनाने के से पहले हम उनका एक कोरिलेशन टेस्ट करते हैं। तो कोरिलेशन टेस्ट में हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारे वेरिएबल्स की डायरेक्शन क्या है, क्या एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है या नहीं, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं। इसी तरह अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो क्या दूसरे में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो वो एक कोरिलेशनल जो है ना स्टडी, अगर सिर्फ आप वहाँ तक ही करते हैं कि उनके आपस में कोरिलेशंस फाइंड करें तो ये फिर कोरिलेशनल स्टडी हो जाती है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है डस स्मोकिंग कॉज कैंसर, ठीक है। तो स्मोकिंग जो है ना अगर वो ही कैंसर का कॉज है तो ये कॉजल स्टडी होगी, ठीक है ना। तो ये एक रिसर्च क्वेश्चन जो है ये
कॉजल स्टडी का क्वेश्चन हो जाएगा। देन आर स्मोकिंग एंड कैंसर रिलेटेड, कोई ताल्लुक भी है इनका आपस में, तो ये हो जाएगा एक कोरिलेशनल स्टडी है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसमें हम ये कह देते हैं कि स्मोकिंग इफेक्ट्स, स्मोकिंग हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन कैंसर प्रिडिक्शन। सो ये एक जो है हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर अगर हम कॉज कर वर्ड यूज़ करेंगे तो वो कॉजल में हो जाएगी, अदरवाइज फिर वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हो जाएगी। सो अब देखिए नीचे जिस तरह लिखा हुआ है, अ कोरिलेशन स्टडी are smoking, drinking, and chewing tobacco associated with cancer? If so, which of these contributes must to the variance in the dependent variable? ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी चीज़ को कॉज कर रहे हैं, यानी किसी भी डीवी पर असरअंदाज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉज क्या है, स्मोकिंग है, और इफेक्ट क्या है, कैंसर है। सो अगर उस इफेक्ट के और भी कॉजेज हैं जिस तरह स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, च्यूइंग टबैको और ये चीज़ें भी हैं, इसी तरह फैमिली बैकग्राउंड है, किसी जगह का वाटर है, कोई रेडिएशन है, तो ये सारी चीज़ें भी अगर कैंसर का कॉज हैं तो उस केस में हम कहेंगे कि इनके रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है। तो किसी एक को अगर हम स्टडी करेंगे तो वो कॉजल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट होता है रिसर्च डिज़ाइन का, वो होती है स्टडी सेटिंग, ठीक है। स्टडी सेटिंग का मतलब होता है कि रिसर्चर ने अपनी स्टडी को किस तरह से ऑर्गेनाइज की है, किस तरह से वो कहाँ पर, जहाँ पर वो अपनी स्टडी को कंडक्ट कर रहा है, अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है, कौन सी जगह है, किस तरह से उसकी क्या इन्वायरमेंट है उस जगह की। अब इन्वायरमेंट इन द सेंस फिजिकल इन्वायरमेंट मैटर नहीं यहाँ पे करती, यहाँ पे आर्टिफिशियल और यू कैन से नेचुरल का एक फिनोमिना इन्वॉल्व होता है। अब जिस तरह फर्स्ट इसमें स्टडी सेटिंग दो तरह की होती हैं, मतलब एक को कहते हैं कंट्रीव्ड और एक को कहते हैं नॉन कंट्रीव्ड। कंट्रीव्ड में देखें आगे जिस तरह मेंशन हुआ है कि आर्टिफिशियल सेटिंग होती है कंट्रीव्ड स्टडी के, वहाँ पर जो है आर्टिफिशियली जो है ना चीज़ें हम अरेंज करेंगे या रिसर्चर अरेंज करेगा, तो फिर जो है वो अपनी मर्जी से जो है वहाँ पे स्टडी करेगा। यानी स्टडी सेटिंग जो है जिस जगह पे वो अपनी स्टडी कर रहा है वहाँ पर वो अपनी मर्जी से मैनिपुलेशन कर सकता है, चीज़ों को चेंज करेगा और एक आर्टिफिशियल सेटिंग जो है वो डेवलप करेगा। So it is closely related to the causal study because the researcher tries to manipulate certain variables so as to study the effects of such manipulation on the dependent variable of interest, ठीक है। मतलब इसमें ये है कि कॉजल स्टडी जो है ना ज़्यादातर वो कंट्रीव्ड के अंदर की जाती है, क्योंकि इसमें रिसर्चर का ये इंटरेस्ट होता है कि वो कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करे, यानी कम या ज़्यादा उनकी मिकदार कर सके, ताकि उससे वो जो है फैक्ट्स को मालूम कर सके किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप पुराने वक्तों में जाएं, फ्रेडरिक टेलर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में 1914 टू 20 का जो टाइम था, सो वहाँ पर एक हॉथॉर्न स्टडी का नाम था। किसी को पता है हॉथॉर्न स्टडीज क्या थी? हॉथॉर्न स्टडीज किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ? नो मैम। ओके, हॉथॉर्न स्टडीज जो है मैनेजमेंट की बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसका रिलेशनशिप दिखाया जाता है। जिस तरह हम बताते हैं ना, फ्रेडरिक टेलर ने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, वर्क स्पेशलाइजेशन, टास्क आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। सिमिलरली हॉथॉर्न स्टडीज़ एक ऐसी स्टडीज़ थी उसी वक्त उसी टाइम की थी, अर्ली 20th सेंचुरी में। तो उसमें यह था कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है ना उन्होंने लाइट का इफेक्ट चेक किया था, ठीक है, कि वर्कर की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी जो है उसकी वर्किंग कंडीशन के अंदर मौजूदा लाइट के ऊपर कितना डिपेंड करती है। जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है पर्सन, अगर वहाँ पे लाइट ज़्यादा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इसी तरह अगर लाइट कम है तो क्या होगी, इसी तरह मॉडरेट है तो क्या होगी। तो मुख्तलिफ लेवल्स पे उसने लाइट को मैनिपुलेट करके तो उसके ऊपर एम्प्लॉय का जो है वो परफॉर्मेंस को मैयर किया, जिससे इफेक्ट ऑफ लाइट देखा उस पर। तो कॉज क्या था? लाइट थी, और इफेक्ट क्या था? वहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी थी। सो ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ पे रिसर्चर का ऑब्जेक्टिव ये हो कि उसने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे वो कंट्रीव्ड स्टडी सेटिंग बनाता है ताकि बाकी चीज़ों को वो स्टैग्नेंट कर दे, कांस्टेंट कर दे, और जिस चीज़ को उसने मैनिपुलेट करना है, हाई येलो करना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम कहें कि वैक्सीन इज कॉजिंग कोविड वायरस, ठीक है, कोविड की जो है वैक्सीन की वजह से हो रहा है। सो आप वैक्सीन के मुख्तलिफ डोजेज
देकर चेक करेंगे, लो, मीडियम एंड हाई, और फिर आप देखेंगे कि क्या उससे कोविड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो उस सेटिंग के अंदर हम कहेंगे कि ये कंट्रीव्ड यानी एक आर्टिफिशियल सेटिंग थी। जी विकास, क्या पूछना चाहते हो? इसमें मैम आप ये मुझे समझ आई है, वो चीज़ ये है कि आइसोलेशन में स्पेसिफिकली किसी एक कॉज के अगेंस्ट जो इफेक्ट आ रहा है, जस्ट उसको देखने के लिए जो है ये कंट्री स्टडी जो है वो की जाती है, ऐसे ही है मैम? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और सेकंड इसमें ये भी होता है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, खुद से मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन का इफेक्ट उसकी परफॉर्मेंस पर, तो एम्प्लॉय की मोटिवेशन जो है ना, वो हम हाई या लो नहीं कर सकते, ठीक है, खुद से। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि हमने इसको कॉज एंड इफेक्ट स्टडी बनानी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ से एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, पहले उस चीज़ से एम्प्लॉय को हाई मोटिवेट करके देखेंगे इफेक्ट, फिर उसको लो मोटिवेट करके देखेंगे, फिर मॉडरेट करके देखेंगे। तो मीन्स कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसके इफेक्ट जब जो है किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखे जाते हैं टू इस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट, सो उस केस के अंदर जो है वो हम कंट्रीव्ड स्टडी उसको कहेंगे, यानी एक आर्टिफिशियल सॉर्ट ऑफ सेटिंग। सो इसमें सेकंड इज नॉन कंट्रीव्ड, ठीक है। नॉन कंट्रीव्ड बेसिकली द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर वर्क प्रोसीड्स नॉर्मली। तो अब हम जो मैनेजमेंट के रिसर्चर्स हैं ना, ज़्यादातर जो है ना वो नॉन कंट्रीव्ड स्टडी का यूज़ करते हैं कि हम नेचुरली इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, हमने बस जाके उनसे ऑब्जर्वेशन या रिसर्च क्वेश्चन या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वी जस्ट कलेक्ट द डाटा, वी डू नॉट इंटरवीन। हम बीच में अपने जो है इंटरवेंशन नहीं करते, खुद इन्वॉल्व नहीं होते, किसी चीज़ को हाई या लो नहीं करते, जस्ट ऑलरेडी ऑब्जेक्टिविटी जो मौजूद है, ऑब्जेक्टिव मेजर्स जो मौजूद है, उनकी बेस के ऊपर जो है हम जस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी रिसर्च ज़्यादातर नॉन कंट्रीब्यूट इस सेंस में होती है कि हम उनमें इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट या किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते। मैम तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि नॉन कंट्रीव जो स्टडीज होती हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होती हैं एज कम्पेयर टू कंट्रीव जो है। देखिए, ये तो रिसर्चर के ऑब्जेक्टिव की बात होती है कि वो उसका स्टडी का स्कोप क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अगर तो ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि मैंने एक फिनोमेना को मुख्तलिफ उसके एसोसिएटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके साथ देखना है, जिस तरह हमने प्रॉब्लम डिफाइन की थी ना स्टार्टिंग में, तो हमने एक इशू देखा था और उसमें प्रॉब्लम डिफाइन कर ली थी। अब उस प्रॉब्लम के साथ हमने कहा था कि जितने भी एसोसिएटेड वेरिएबल्स हैं उनको हमने नोट डाउन करके उनको रिपोर्ट किया था। सो वो नॉन कंट्रीब्यूट हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि उनमें से कौन सा ज़्यादा हमारे माइंड में है कि उनमें से किसी एक को ही हमने देखना है कि उसका कितना इम्पैक्ट है, तो किसी एक को स्पेसिफिकली देखना और बाकियों को छोड़ देना और उसी एक ही एस्पेक्ट को हाई, लो या मीडियम लेवल पे लेकर आना और उसकी यानी यू कैन से उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर लेना, तो ये कंट्रीब्यूट होगी, ठीक है। एक्यूरेसी का जहाँ तक ताल्लुक है, एक्यूरेसी दोनों में होती है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्चर को ऑब्जेक्टिव एक ही वेरिएबल को स्टडी करना है ना, तो जब वो बाकियों को स्टडी नहीं कर रहा तो वहाँ पे एक्यूरेसी उसकी अपनी एक्यूरेसी होगी और कंट्रीव नॉन कंट्रीव की अपनी एक्यूरेसी होगी। ओके मैम, थैंक यू। जी ओके जी विकास। मैम इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कंसीव स्टडी है वो नैरो लेवल पे होती है और जो नॉन कंसीव्ड है वो ब्रॉडर लेवल पे हो रही होती है, और जो कंसीव्ड है उसको फर्दर जो है वो नॉन कंसीव्ड का पार्ट बनाया जा सकता है क्या? एक तो ये चीज़ है कि नैरो और ब्रॉड की जो बात है विकास, अगेन वही चीज़ है, ऑब्जेक्टिव की बात है। रिसर्चर का अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं बिल्कुल ही एक ही एस्पेक्ट को देखूं, अब कॉजल में ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही आई वी या डी वी हो, कॉजल में ये भी हो सकता है कि हम किसी एक चीज़ को हाई एंड लो करके चेक कर रहे हैं, यानी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने लाइट की एग्जाम्पल दी, हम लाइट को हाई एंड लो करके चेक कर रहे हैं, लाइट को एज ए कॉज ले रहे हैं। देन सेम स्टडी में मैं एयर को भी जो है ना कॉज के तौर पर प्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो भी मेरा कॉज बन जाएगा। इसी तरह मैं टेम्परेचर को भी जो है वो कॉज के तौर पर प्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो भी एक कॉजल स्टडी हो जाएगी। तो जो नैरो एंड ब्रॉड का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा इस तरह से अप्लाई नहीं होता कंट्रीव्ड एंड नॉन कंट्रीव्ड पे, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरवेंशन की बात होती है। अब ये रिसर्चर पे है कि क्या वो किसी एक एस्पेक्ट में ही इंटरवीन कर रहे हैं या बाकी एस्पेक्ट्स पे भी इंटरवीन कर रहे हैं। अगर किसी एक एस्पेक्ट पे इंटरवीन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट वो लाइट के ऊपर इंटरवीन कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि नैरो स्टडी है जी। अगर वो 6-7 चीज़ें ले रहा है या ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, अपनी ब्रॉड वे में अपनी चीज़ों को ले रहा है, तो ज़्यादा यू कैन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ब्रॉड हो जाएगी। इस तरह नॉन कंट्रीव में भी समटाइम्स ऐसे होता है कि बिल्कुल दो ही वेरिएबल होते हैं,
ऐसा नहीं है कि नॉन कंट्रीब्यूट बहुत कोई ब्रॉडर उसका स्पेक्ट्रम होता है, नो। नॉन कंट्रीब्यूट में भी जस्ट ये होता है कि आप किसी एक वेरिएबल के ही किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही उसको मेजर करके रिपोर्ट कर देते हैं। तो जो रिसर्चर का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, अगेन दैट इज गाइडेड बाय द यू कैन से रिसर्च प्रॉब्लम। सो रिसर्च प्रॉब्लम ही बेसिकली ये गाइड कर रहा होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और उसकी बेस के ऊपर फिर ये स्टडी सेटिंग और ये चीज़ें जो है ना वो डिटरमिन की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये जिस तरह हमने लास्ट में देखा कि स्मोकिंग एंड कैंसर का आपस में रिलेशनशिप है, तो वो अब एक उसका हम कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि स्मोकिंग जो है वो कॉज करती है कैंसर को कि नहीं। तो हम खुद ही ये देखना चाह रहे हैं कि उसका कॉज है कि नहीं, तो हम कॉजल स्टडी कर लेंगे, तो मीन्स कंट्रीब्यूट स्टडी करेंगे। और अगर हम कहेंगे कि यंगस्टर्स के अंदर स्मोकिंग का क्या ट्रेंड है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ स्मोकिंग इन यंगस्टर्स, सो वी विल डेफिनेटली गो फॉर नॉन कंट्रीब्यूट। ज़ाहिर है हम हाई लो और मीडियम करके तो उधर कॉज नहीं कर सकते ना, हमने जस्ट पब्लिक से डाटा लेना होगा, रिपोर्ट करना होगा। सो आई गेस के वकास आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए होंगे। यस मैम, क्लियर, थैंक यू। चलिए, गुड गुड। कासिम क्या कहना चाह रहे हैं? कासिम यू हैव रेज्ड हैंड। जी जी। हम्म हम्म बिल्कुल ठीक कासिम, थैंक यू सो मच। आपने जो आयरन वाली एग्जांपल दी है तो एज एन बेस्ट एग्जांपल है, इन द सेंस कि अगर हम क्योंकि हम मैनेजमेंट साइंस के रिसर्चर्स होते हैं ना, तो हम ज़रा इसको ह्यूमन एलिमेंट से ज़्यादा ट्रीट करते हैं, यानी एम्प्लॉई से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं ना, उनको हम ज़्यादा जो है वो लेकर जाते हैं। बिजनेस के हवाले से अगर आप देखा जाए तो आयरन की या प्रोडक्शन किसी चैम्बर की, तो अगर हम हीट का इफेक्ट देखते हैं किसी चीज़ के ऊपर, अगर हम कोई नई गाड़ी या चीज़ डेवलप करें, तो हमने उस पर देखना होता है कि क्या जो है ज़्यादा हीट देने से या ज़्यादा पॉलिशिंग करने से क्या हमारी कार जो है वो उसमें उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है स्ट्रांगनेस आएगी। तो वो भी जो है ना आर्टिफिशियल सेटिंग हो जाएगी कि हम उसमें हाई लो एंड मॉडरेट लेवल्स की हीट या फिर पॉलिशिंग उसको प्रोवाइड करके तो मतलूबा जो है वो हमारा जो इफेक्ट है उसको हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टडी सेटिंग या तो कंट्रीब्यूट होगी, नॉन कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट इज आर्टिफिशियल, नॉन कंट्रीब्यूट इज नेचुरल। ठीक है, ओके। देन फील्ड स्टडी, फील्ड स्टडी के अंदर जो है बेसिकली ये होता है कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी भी जगह को हम अपनी फील्ड के तौर पर रख लेते हैं। उसे हम जो है ना देखते हैं कि वहाँ पर एक या दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि बिजनेस मैनेजमेंट में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हम किसी भी फर्म के ऊपर रिसर्च जब कर रहे हैं तो उसका रेलिवेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल जो यूनिट होगा जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो हमारी फील्ड हो जाएगी। तो दैट वुड बी अवर फील्ड ऑफ स्टडी। जिस तरह यहाँ पे मैंशनड है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड फील्ड ऑफ स्टडीज। तो ऐसी स्टडीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर की जाए या किसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर कंडक्ट की जा रही हों, that would be field study. Then field experiments are basically, अब एक्सपेरिमेंट्स और स्टडी में जो है ना थोड़ा डिफरेंस ये होगा कि एक्सपेरिमेंट जो है ना वो नेचुरली रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, उसमें नेचर का इम्पैक्ट जो है वो स्टडी किया जाता है। Field experiments are basically studies in which the studies are conducted to establish cause and effect relationships
using the same natural environment in which employees normally function are called field experiment. So same उसी जो organization में अगर हम अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसे जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हॉर्न स्टडी में उन्होंने लाइट का इफेक्ट दिया, तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हो इस इफेक्ट को या इस आप कह सकते हैं कि कंट्रीव्ड स्टडी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कंट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जाएं, वहाँ पर ही जाकर आप किसी भी आईवी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हाई लो मीडियम करें, चेंज करें, मैनिपुलेट करें, तो वो आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं लोगों को आउट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ला कर उनसे जो है उनको हम किसी और सेटिंग में बिठाकर उनसे डेटा गैदर करें, तो वो जो है फिर सिर्फ कंट्री स्टडी हो जाएगी। ठीक है, देन थर्ड थिंग इज लैब एक्सपेरिमेंट। हेयर लैब एक्सपेरिमेंट के बारे में तो हम सबको ही पता है कि जहाँ पर हम जो है इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल करते हैं और सारे जो है मुख्तलिफ अनासर को कंट्रोल करके तो वहाँ पर हम जो है ना कॉज एंड इफेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट्स जो है ज़्यादातर मैनेजमेंट साइंस के अंदर नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग वे में, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में लैब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उसमें भी यही होता है, जिस तरह कासिम ने भी एग्जांपल दिया एंड देन मैंने भी ऐड किया उसमें, कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको फिर कॉज एंड इफेक्ट के तौर पर ट्रीट करा के एक एक चीज़ को जो है ना इंडिविजुअली जो है उसको कंट्रीव करके हाई एंड लो पे करके तो फिर उसको टेस्ट किया जाता है। यस मैम, ये ऑर्गेनाइजेशंस में बाकायदा इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जो जी इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और वो हम्म, प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए वो सारी रिसर्च कर रहे होते हैं और तरह तरह के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जहाँ तक बात ना कासिम, तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा फुकदान है, मतलब इवन आई आल्सो डिड स्टडी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो बहुत ज़्यादा जो साइंटिफिक टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, तो या फिर जो बहुत ज़्यादा यू कैन से कि स्टेट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी तो जो है लैब एक्सपेरिमेंट्स या इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करती हैं। लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यूनिट्स जो हैं वो बराए नाम होते हैं, मतलब नहीं टेस्ट किए जाते। हाँ, प्रोडक्शन के हवाले से जो है प्रोडक्शन चैम्बर्स या प्लांट्स जितने भी होते हैं, लेकिन वो मेन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी जो स्टार्टिंग की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ना, वही बेसिकली R&D का काम कर रही होती हैं, और उनके जो बाकी SBUs होते हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में या होस्ट कंट्रीज़ में अगर उनके कोई बिजनेसेस हैं मल्टीनेशनल्स की अगर बात की जाए, तो वो फिर उनके अंदर जो है ना वो R&D डिपार्टमेंट्स या लैब एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो वी कैन सी वेरी रेयर R&Ds, वो बहुत ही कम लेवल पे जो है इसको किया जाता है, ऑल्दो कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब देखें, अगर आप कॉज एंड इफेक्ट्स ही नहीं पता, आप किसी चीज़ के कॉज एंड इफेक्ट्स ही नहीं पता अच्छी तरह से, उनको हमने अच्छी तरह से टेस्ट ही नहीं किया हुआ, तो हम किस तरह का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लैब एक्सपेरिमेंट, कि इसको अगर आप प्रोडक्शन वे में देखें तो तब भी बहुत, जिस तरह पहले कासिम ने एग्जांपल दी थी, आयरन को मोल्ड करना है और उसको हीट देनी है और वगैरह वगैरह, तो अगर जब हीट का और लाइट का और मुख्तलिफ अगर हम उसमें कोई और चीज़ें ऐड कर रहे हैं केमिकल्स, तो उनका इफेक्ट और हमें नहीं मैम समझ आ आप रही। जी अब तो ये जो कंपटीशन जो बना हुआ है इस टाइम मार्केट में, इसमें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए उसे R&D डिपार्टमेंट जो है वो जरूरी है उसके लिए, जी होना क्योंकि चाहिए। इसी से वो एक कंपिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं दूसरी जो कंपिटिटर्स हैं उन पे, और अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। और अगर ये लैब एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह की चीज़ें ना हो तो फिर तो मुश्किल हो जाता है आजकल के दौर में कंपनीज और जी ऑर्गेनाइजेशंस जी, को जो है वो बड़ी कोई भी। जितनी भी आकाश कंपनीज हैं, अगर आप जिस तरह देख लें, ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मित्सुबिशी वगैरह है, टोयोटा है, होंडा है, ये इस तरह की बड़ी आप कंपनीज देख लें, या फिर ये हवाई जहाज बनाने वाली जो कंपनीज हैं ये देख लें अगर आप, तो उन सब पे ये चीज़ कॉमन है कि उनमें ये एक्सपेरिमेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, क्योंकि जिस तरह आपने कोट किया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिल्कुल ऐसे ही है। रिसर्च एंड डेवलप, रिसर्च का मतलब यही होता है बेसिकली कि इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट्स करें और नई चीज़ें फाइंड करें, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए हम करते हैं, या फिर हमने कंपटीशन के साथ मीट करना होता है तब हम करते हैं। सो रिसर्च जब हम करेंगे, और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि फिर उसकी बेस के ऊपर हम क्या नया डेवलप कर रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रपोज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका फुकदान है
लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, जो यहाँ वाली बात है कि इसके बगैर हर कोई कर ही रहा होता है, तो वो ऐसा समटाइम्स ये होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं ना, वही अपने एंड पे रिसर्च की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, या फिर वो किसी और जगह से जो है किसी और की गई स्टडी या नताइज को इस्तेमाल करके तो अपनी स्टडी सेटिंग में वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट से चीज़ें बना लेते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंटल लेवल पे इसको करना कि पूरा एक डिपार्टमेंट इसके लिए मुख्तस किया जाए, वो बहुत ही रेयर केसेस में है। हाँ, एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग ये हैं प्रोडक्ट्स की, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो तो लाजमी, खासकर कॉम्पिटिटिव कंपनीज जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करती हैं। जिन्होंने आए दिन नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, उनके लिए तो समझे कि एक दिन भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाते हैं। तो ये हमने जी 5 टाइप की तकरीबन देख ली, कंट्रीव, नॉन कंट्रीव, देन हमने फील्ड स्टडी देखी, फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड लैब एक्सपेरिमेंट देखा। सो अब नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन रिसर्च की पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जो है हमारे पास अवेलेबल जो हमारे रीच के अंदर, जो जोग्राफिक एरिया के अंदर जिसको हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर या डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो वो हमारी जिन सारे लोगों से हम डेटा ले सकते हैं ना, उन सब को ही हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने देखना है कि मेरे कस्टमर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, तो वो सारे के सारे कस्टमर्स जो मेरे प्रोडक्ट्स लेते हैं वो मेरी जो है ना स्टडी की पॉपुलेशन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे टोटल 1000 कस्टमर्स हैं, और मेरे 1000 कस्टमर्स में से मैंने ये चेक करना है कि मेरे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है मेरे प्रोडक्ट्स के साथ। सो इन दैट केस व्हाट आई वुड सी कि वो पूरी की पूरी जो लॉट होगी कस्टमर्स की, वो पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं देखूं कि मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो एग्रेशन का कितना लेवल है, तो मेरी यूनिवर्सिटी में अगर 6000 स्टूडेंट है तो 6000 के 6000 ही इसका पॉपुलेशन होगी। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, तो फिर पॉपुलेशन सिर्फ अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के अंदर एग्रेशन लेवल क्या है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी who are enrolled in undergraduate students would be treated as population। इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो फैशन का ट्रेंड क्या है, और जो है किस एज में फैशन का ट्रेंड है, तो अब उसके लिए जो है ना हमें फाइंड करना पड़ेगा मुख्तलिफ एज लेवल्स को कि किन के अंदर जो है वो एज का ट्रेंड है। तो ये चीज़ जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये कॉज वाली नहीं होगी, क्योंकि हम कॉज एंड इफेक्ट तभी स्टडी करते हैं जब हमें किसी एक चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो है किसी दूसरी चीज़ का कॉज और इफेक्ट हो सकती है। सो यहाँ पर अब फर्स्ट जो है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब होता है कि हम जो है रिसर्च करने के लिए छोटे से छोटा लेवल क्या है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिट ऑफ एनालिसिस फर्स्ट में लिखा है इंडिविजुअल। तो अगर हम किसी एम्प्लॉय की मोटिवेशन मेजर कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी मेजर कर रहे हैं, इसी तरह किसी एम्प्लॉय का टर्नओवर मेजर कर रहे हैं, किसी का एब्सेंटीज़म कर रहे हैं, किसी की नॉलेज मेजर कर रहे हैं, किसी के लीडरशिप स्किल मेजर कर रहे हैं, तो अगर उस पर्सन का कैरेक्टर है वो, या उस पर्सन का एट्रीब्यूट है वो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल होगा। ठीक है, सो सम स्टडीज़ जो है ना वो इस तरह से करती हैं कि वो बाकायदा अपनी मेथडोलॉजी के अंदर ये कोड कर देती हैं, द यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ आवर स्टडी इज इंडिविजुअल। अदरवाइज ये वेल अंडरस्टूड होता है, इट इज़ वेल अंडरस्टूड, हम अपनी स्टडीज़ में अब नहीं यूज़ करते। मतलब बहुत, अगर आप देखें कि कोई रिसर्च थीसिस हो तो उसमें शायद किसी ने यूज़ किया हो, अदरवाइज़ ये रिसर्च पेपर्स के अंदर नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि ये यू कैन से कि ये एक अंडरस्टूड बात होती है कि यहाँ पर अगर एम्प्लॉय की मोटिवेशन को कोई मेजर कर रहा है तो इट मीन्स उसका यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल है। ठीक है, हाँ, सेकंड इज दैट डायड। डायड का मतलब होता है कि जहाँ पे इंटरेक्शंस इन्वॉल्व हो जाए, यानी दो लोगों के, फॉर एग्जांपल बॉस एंड सबऑर्डिनेट। अगर मैं देख रही हूँ कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट, सो मैं कह रही हूँ कि ये अब जो मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस है तो ये अब डायड होगा यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं कोई दो ग्रुप्स को, अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन टीम्स,
उनमें प्रोडक्टिविटी अगर मैंने मेजर करनी है तो फिर वो मेरा डायड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी एक पर्सन को कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा यूनिट ऑफ एनालिसिस। दो को कर रहे हैं, दो का यानी आपस में इंटरेक्शन अगर हम देख रहे हैं तो वो फिर डायड हो जाएगा। और नेक्स्ट इज ग्रुप। अब ग्रुप में ये आ जाएगा कि अगर हम कहें कि हमारी इनोवेशन टीम जो है, इनोवेशन टीम के अंदर जो है टीम क्रिएटिविटी कितनी है, तो वो ग्रुप लेवल हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ऐसे हैं जिनमें हम टीम का वर्ड जो है देखते हैं और लिखा होता है टीम कोहेरेंस, टीम परफॉर्मेंस, टीम प्रोडक्टिविटी, टीम सेटिस्फैक्शन, टीम क्रिएटिविटी वगैरह वगैरह। सो जब टीम का वर्ड आ जाए या नंबर ऑफ पीपल जिसमें ज़्यादा हो जाए और उनका एक कलेक्टिव एट्रीब्यूट हम स्टडी कर रहे हो, कलेक्टिव एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि उनका एक मजमूई तौर पर कोई उनका कोई खसूसियत मैयर कर रहे हो, कंबाइन जो है इफेक्ट मैयर कर रहे हो, तो हम फिर उसको कहेंगे कि ये हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस वुड बी अ ग्रुप। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, अब देखिए अब ये नैरो से ब्रॉड की तरफ मूव कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स टू डायड्स एंड देन ग्रुप्स एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस। सो अगर हम देखते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को, फॉर एग्जांपल फॉर्च्यून 500 का तो नाम सुना होगा सबने, फॉर्च्यून 500। फॉर्च्यून 500 क्या है कासिम? बिल्कुल ठीक। तो ऐसी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस जो जो है सक्सीड कर रही होती हैं अपनी रेलेवेंट डोमेन के अंदर, उनको फॉर्च्यून 500 के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो 500 के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्च्यून 500 में लाई करती हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस वुड बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा जो सबसे छोटा यूनिट होगा जिसको मैं स्टडी कर रही होंगी अपनी रिसर्च पर्पज के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम देखें, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। सो अगर हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मैं स्टडी कर रही हूँ तो मैं फिर उसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस कह दूंगा कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे यूनिट ऑफ एनालिसिस। ओके, मूविंग बियॉन्ड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस, अगर ऑर्गेनाइजेशन से भी आगे अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें तो कल्चर्स का एनालिसिस किया जाता है। पूरे कल्चर्स को जो है एज ए यूनिट ऑफ एनालिसिस ट्रीट किया जाता है। जब क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ जब की जाती हैं, किसी भी एक कल्चर को दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी एक कल्चरल वैल्यू को दूसरे कल्चरल वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है, सो इन दैट केस कल्चर जो है हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस वहाँ पे हो जाता है। So I hope कि unit of analysis का concept is easy, moving from narrow to the broad, that is individual to the dyads and then groups towards organization and cultures. फिर कल्चर्स के अलावा, कल्चर्स में अब देखिए कंट्रीज ही आ जाते हैं। जिस तरह कल्चर्स में अब यहाँ पर कंट्रीज इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि अगर एक कल्चर टू कल्चर भी किया जा सकता है, लाइक एक कंट्री के अंदर ही मुख्तलिफ कल्चर्स होते हैं तो उनको भी हम देख सकते हैं। से जी हमजा अहमद, डायड्स इज बेसिकली इंटरेक्शन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जब भी कोई दो चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन हम प्रेजेंट करते हैं ना, जिस तरह बॉस एंड सबऑर्डिनेट, या फिर टू को वर्कर्स अगर हो जाएं उनका रिलेशनशिप, इसकी तरह जो है कोई दो ग्रुप्स है, जिस तरह प्रोडक्शन का ग्रुप है एंड ऑपरेशन का ग्रुप है, तो दोनों को आपस में इकट्ठा रखकर तो हम उनको स्टडी करते हैं तो वो डायड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी स्टडी में देख रहा हूँ कि मैंने अपनी स्टडी में डायड लिया हुआ है यूनिट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, तो डायड किस तरह से लिया हुआ है कि बॉस जो है वो उसकी जो है उसका सपोर्टिव लीडरशिप होना, जिस तरह हम स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लेते रहे, तो बॉस जो है सपोर्टिव लीडर होगा तो एम्प्लॉय का जो है मोटिवेशन ज़्यादा होगी। सो अब यहाँ पे देखें एम्प्लॉय की मोटिवेशन जो है किसी दूसरे की वजह से जो है ना वो मुतासर हो रही है, और किस दूसरे की वजह से, उसके इमीडिएट बॉस की वजह से। तो यहाँ पर हम उन दोनों को आपस में डायड बना लेते हैं। तो एक कंसेप्ट का डेटा रेलेवेंट बॉस से ले लेते हैं और दूसरे का डेटा जो है उसके रेलेवेंट सबऑर्डिनेट से ले लेते हैं। सो उनकी इंटरेक्शंस को जो है ना हम स्टडी करते हैं। डायड्स के बारे में मैं आपको एक अपना रिसर्च पेपर दिखाऊंगी, उसमें हमने डायड्स पे स्टडी की थी। अच्छा, डायड्स में एक और एग्जांपल है पेशेंट एंड डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर का बिहेवियर और पेशेंट की रिकवरी, तो ये डायड होगा।
ठीक है। तो हम सेम ही जो है ना, एक पेशेंट एक डॉक्टर का अपने पास डाटा बना लेते हैं, इन द सेंस के हर दफ़ा हम उन्हीं से ही डाटा कलेक्ट करेंगे, वही हमारे डॉक्टर होंगे, वही हमारे पेशेंट होंगे। शॉपर में वो दूसरा वाला है, ग्रीन वाला आप खोलो ना, एक बिस्किट। अब आप क्या, ओके। सो नेक्स्ट इज मूविंग टुवर्ड्स, आई गेस डायड का क्लियर हो गया होगा। मैं आपको रिसर्च पेपर भी एंड में दिखा दूंगी जिसमें डायड्स वाला हमने यूज़ किया हुआ है, तो वो ईजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। और हमारी जो मेजॉरिटी बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज़ होती हैं उनके अंदर हम एम्प्लॉय कोई, मेजॉरिटी केसेस के अंदर हम एम्प्लॉय कोई यानी इंडिविजुअल कोई यूनिट ऑफ एनालिसिस ले रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइम होराइजन। टाइम होराइजन का मतलब होता है कि रिसर्च का जो है ना हमारे पास कितना असल में ये एक मजाक की बात है टाइम होराइजन, कि अब रिसर्चर बेचारा टाइम बाउंड होता है, कोई भी रिसर्चर है वो एक टाइम बाउंड इस तरह से होता है कि कॉस्ट क्योंकि इन्वॉल्व होती है। आप जितना एक चीज़ को जो है लंबे टाइम के लिए चलाएंगे उसके लिए ज़ाहिर उसकी कॉस्ट जो है डिफरेंट इस्तेमाल होगी। सो रिसर्चर्स जितने भी होते हैं चाहे वो किसी भी लेवल के हैं, उन सब का ये इशू होता है कि वो टाइम बाउंड होते हैं। किसी अगर हम बेसिक रिसर्चर्स की बात करें तो वो अपनी डिग्री या फिर स्कॉलरली एक्टिविटीज़ की वजह से बाउंड होते हैं, और अगर हम अप्लाइड रिसर्चर्स की बात करें जो बिजनेस में कर रहे होते हैं तो उनके पास भी शॉर्ट टाइम होता है, इतना वो उस तरह से एक्सटेंसिव टाइम नहीं होता कि वो कभी भी जो है ना वो रिसर्च करते रहें। अमाद 29 लोगों की अटेंडेंस हुई थी स्टार्टिंग में, एंड नाउ वी हैव 16 पर्सन्स। तो आप मुझे ना स्क्रीनशॉट जरा सेंड कर दें। ठीक है मैम। ओके, सो टाइम होराइजन जो है ना दो में डिवाइड किया जाता है रिसर्च का, कि हमने रिसर्च जो है वो कितने टाइम में की। इसके लिए अब नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ मंथ्स और ये नहीं कंसिडर किया जाता, इसका रिलेशनशिप होता है डेटा के साथ। ठीक है, डेटा अगर हमने किसी एक ही टाइम पर हम गए और डेटा कलेक्ट कर लिया सारा, तो हम उसे कह देते हैं ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। ठीक है, और अगर हम डेटा जो है वो एक दफ़ा लिया, फिर कुछ अर्से बाद फिर लिया, फिर कुछ अर्से बाद फिर हमने डेटा लिया, तो उसको हम कह देते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्ग चल रहा है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। So cross-sectional studies basically snapshot of construct at a single point of time, point in time। तो किसी भी टाइम के एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हम जो है किसी भी कंस्ट्रक्ट, यहाँ कंस्ट्रक्ट से मुराद है वेरिएबल्स, ठीक है, तो किसी भी एक वेरिएबल का स्नैपशॉट हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब लेते हैं तो वो हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो जाती है। जिस तरह हम कहें कि मैंने जो है ड्रग अब्यूज़ के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं जो है वो एक क्वेश्चनर बनाया और मैंने जो है ना सबसे कलेक्ट कर लिया इसी महीने में सबसे डाटा। और इसी तरह से अगर जो है मैं किसी के मोटिवेशन लेवल एम्प्लॉयज़ का मेजर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं चाहूँगा कि उसमें डाटा जो है वो एक ही पॉइंट पे ले लूँ, एक ही गो में सारा डाटा ले लूँ। हाँ, अगर मैं ये करूँ कि मैं कुछ एम्प्लॉय से भी डाटा लूँ और फिर कुछ बाकी जो मेरे रिसर्च क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं तो उनका मैं डाटा 20 दिन बाद ले लूँगा, और कुछ जो है वो मैं 1 महीने बाद ले लूँगा, तो वो फिर लॉन्गिट्यूडनल में चला जाएगा। So cross-sectional में data is collected just one time. It could be over a period of days, weeks or months in order to answer a search question। ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में लिया जा सकता है, वो दिन भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं। अब जिस तरह अगर हम रिसर्च पेपर के लिए डेटा लें तो हम महीने 1.5-2 महीने में डेटा हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम थीसिस के लिए लेते हैं, एमफिल के थीसिस के लिए, तो 4-5 महीने, पीएचडी के लिए हमें 6-7 महीने, 8 महीने भी लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो डाटा किस जगह से कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कौन है आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो अगर तो यूनिट ऑफ एनालिसिस मतलब कन्वीनियंट है, जो है आपसे जल्दी जल्दी डाटा ले सकते हैं, तो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा डाटा। सो इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी वी आल्सो यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब ये है कि वो सैंपल जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, हम उससे ही जो है ना वो डाटा ले लेते हैं। Then longitudinal is in which the constructs are measured at a multiple points in time. For example, the researcher might want to study employees' behavior before and after a change in the top management। ठीक है, तो किसी भी इंसिडेंट की बेस के ऊपर भी हो सकता है, बिफोर एंड आफ्टर भी हो सकता है। इसी तरह जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ्स के बारे में भी हो सकता है कि 6 महीने पहले एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन इतनी थी, अब 6 महीने बाद इतनी है, नेक्स्ट 6 महीने में इतनी हो जाएगी। सो जो लंबा टाइम चले, लॉन्ग टाइम पे चले और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इस पर डाटा कलेक्ट हो, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। अप्लाइड रिसर्चेस
यू कैन से मेजॉरिटी जो है लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। क्रॉस सेक्शनल जो हम बेसिक रिसर्चेज होती हैं, जो हमारी एकेडेमिया की रिसर्च है, वो मेजॉरिटी क्रॉस सेक्शनल होती है, क्योंकि उसमें वही अगेन जो स्टार्टिंग में मैंने बात बताई कि एक टाइम का प्रेशर और टाइम का बाउंड, जिस तरह एकेडेमिया वाले बेसिक रिसर्चर हैं तो वो टाइम बाउंड होते हैं। जिस तरह हम पीएचडी में होते हैं तो हमारे पास होते ही 4 या 5 साल है मैक्सिमम, 3 साल मिनिमम होते हैं हमारे, तो उनमें से 2 साल हमारे होते हैं रिसर्च के। सो इन दैट केस हम जस्ट इतना ही कर सकते हैं कि हम 8 या 9 महीने के अंदर जो है वो रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करें और देन फिर उसका एनालिसिस करें और फिर रिपोर्टिंग एंड ऑल दैट करें। सो इन दैट केस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी बाउंड हो जाते हैं, अगर वो रिसर्च कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रेलिवेंट कर रहे हैं तो उनका भी टाइम होराइजन बहुत जो है नैरो होगा और वो फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी को ही प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये हमारा जो है नेक्स्ट एलिमेंट था। और रिसर्च डिज़ाइन का जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। सो कैन एनीबडी प्लीज रीड why it is important to consider basic research design issues before conducting the study and even as early as the time of formulating the research question। So जब हम research question जब बना रहे होते हैं उसी टाइम पे हमें इन एलिमेंट्स को अपने टिप्स पे रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए कि हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। ठीक है, जिस तरह अगर हम कहें कि हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट में नहीं जा रही, सो इन दैट केस हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर हम एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस वो इंडिविजुअल होगा। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रुप की प्रोडक्टिविटी लो है या क्यों नहीं हाई हो रही, तो उस केस में हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस ग्रुप हो जाएगा। सो आई गेस कि ये नैरो टू द ब्रॉड यूनिट ऑफ एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। यस मैम। और जो रिसर्च डिज़ाइन है, ये जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को देखकर रिसर्च क्वेश्चन डेवलप कर लेते हैं, उसके साथ ही जो है ना हम रिसर्च डिज़ाइन को साथ ही कैरी कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर ही रिसर्च क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप एक R&D एम्प्लॉय का क्रिएटिविटी लेवल मेजर करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू वुड नो कि R&D एम्प्लॉय को मैंने कोट करना है और मैंने पॉपुलेशन भी बतानी है कि कौन सा R&D, किस R&D से मैं किस R&D की बात कर रहा हूँ, और किसी एक एम्प्लॉय की अगर बात कर रहा हूँ तो मेरा लेवल ऑफ यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा। इसी तरह स्टडी सेटिंग जो है वो कंट्रीव्ड है या नॉन कंट्रीव्ड है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स बनाने से पहले हमें मालूम होंगी, तो डेफिनेटली हम रेगर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं रिसर्च के। जी विकास। मैम हम कह सकते हैं कि ये हमारी बेसिकली ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है, क्या प्रोसीजर, क्या प्रोसेसेस से हमने गुजरना है, उन सब को हम जो है वो रिसर्च डिज़ाइन में हम कैरी करते हैं और उनको हम साथ साथ लेके चलते हैं। हेडवे कह सकते हैं इसको बेसिकली। बिल्कुल ठीक, वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड दैट यू हैव यूज्ड, बिल्कुल ऐसे ही है। वो यही कि आप इसको रिसर्च स्ट्रेटजी के तौर पे, अब जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं ना, जो इस तरह से हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते या एनालिसिस वगैरह नहीं करते, वो जस्ट थीम्स की बेस के ऊपर कंसेप्ट डेवलप करते हैं, या थ्योरिस्ट जो होते हैं उनका बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इसको रिसर्च स्ट्रेटजी का नाम देते हैं कि हमारी ये एक हिकमत अमली है कि इस तरह से हम जो है अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे और इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। तो आप इसको बिल्कुल रिसर्च जो है रिसर्च डिज़ाइन को रिसर्च स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। Okay. So why is the unit of analysis an integral part of the research design? ठीक है, अब देखेंगे यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्च डिज़ाइन का, कि अगर हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस ही हम ठीक तरह से स्टार्ट में ना रखें तो डेफिनेटली हम उस रेलेवेंट फिनोमेना को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को अगर हमने स्टडी करना है तो हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन होगा। हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट की बात करेंगे, किसी एक पर्सन के जो है वो प्रोडक्टिविटी की नहीं बात करेंगे। तो सैम्पलिंग यहाँ पे जिस तरह मेंशन है कि सैम्पलिंग 30 इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द यूनिट ऑफ एनालिसिस इज इंडिविजुअल इज नॉट एज प्रॉब्लमेटिक एज सैम्पलिंग 30 ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन द यूनिट ऑफ एनालिसिस इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
तो जब हम ब्रॉडर, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब हम ब्रॉडर लेते हैं ना, जब 30 ऑर्गेनाइजेशंस का हम ले लेते हैं सैंपल के तौर पे, तो वो एक हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट होती है कि बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास होता है. Then sampling 30 countries when the unit of analysis is countries. Thus, the unit of analysis influences other decisions such as the sampling design, the sample size and data collection methods. So, डाटा कलेक्शन भी हम उसी हिसाब से करेंगे. अगर हमने 30 कंट्रीज सिलेक्ट कर ली हैं तो हम ज़ाहिर है डाटा इस तरह से नहीं कलेक्ट कर सकते कि हम क्वेश्चन जो है ना वो प्रिंट करा के और उससे जो है ना डाटा ले रहे हो लोगों से, बिल्कुल भी नहीं. उस केस में हमें जो है कोई और मोड यूज़ करना पड़ेगा जो हमारे इसके लिए यूनिट ऑफ एनालिसिस के लिए अप्रोप्रिएट हो. For example, if you plan to do a research on 2 countries stock market behavior, you would look at national stock markets, not individual stock markets in those 2 countries. ठीक है. So जैसे ही हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस चेंज होगा उसी तरह से हमारी बाकी रिसर्च की जो है मेथडोलॉजी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हो जाएगी. आई गेस यूनिट ऑफ एनालिसिस तो सबको ही समझ आ गया होगा. यस मैम. Yes, ma'am. ओके. अब ये एक एक्सरसाइज यहाँ पे गिवन है. बिलो आर दीज 3 सिनेरियोज फॉर ईच इंडिकेट हाउ द रिसर्चर शुड प्रोसीड विद द फॉलोइंग गिविंग रीजंस. द पर्पस ऑफ द स्टडी, द टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफियरेंस. अच्छा, ये एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफियरेंस जो है ना ये पीछे मेंशन नहीं था और ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कंट्रीब्यूट एंड नॉन कंट्रीब्यूट स्टडी सेटिंग हम ऑलरेडी बता देते हैं. तो रिसर्चर इंटरफियरेंस का मतलब होता है कि इसे हम कहते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम इंटरफियरेंस या मैक्सिमम इंटरफियरेंस. अब देखिए कंट्रीब्यूट के अंदर क्या होगा, मिनिमम इंटरफियरेंस होगा या मैक्सिमम कंट्रीब्यूट स्टडी के अंदर? Maximum. मैक्सिमम होगा क्योंकि वो आर्टिफिशियल सेटिंग बना रहा होगा. इसी तरह नॉन कंट्रीब्यूट के अंदर मिनिमम होगा. ठीक है. स्टडी सेटिंग्स जिस तरह हमने 5 तरह की पढ़ी, टाइम होराइजन और यूनिट ऑफ एनालिसिस. ओके, सिनेरियो ए कोई पर्सन रीड करे. सना आप ही बेटा रीड कर दें. मैम मैं रीड करूं? जी जी रीड करें. मैम आवाज आ रही है आपको? जी नाफला. Mr. Joyson Lambe, the owner of a small business, a woman dress boutique, has invited a consultant to tell her how she is different from similar small businesses within 60 miles radius in regard to her usage of the most modern computer technology, sales volume, profit margin, and staff training. हाँ जी. सिनेरियो ए में कौन बताएगा जी? पर्पस ऑफ द स्टडी क्या है? पर्पस ऑफ द स्टडी तो देखिए सामने लिखा हुआ है ना. वुमन ड्रेस बुटीक. पर्पस ऑफ द स्टडी, मिस जॉयस लिन ने, जो कि एक ऑनर है एक स्मॉल बिजनेस की, ठीक है, उसका बिजनेस क्या है इस लेडी का? वुमेन्स ड्रेस बुटीक है. सो शी हैज़ इनवाइटेड अ कंसल्टेंट, यानी उसने एक रिसर्चर को बुलाया है टू टेल हर हाउ शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर स्मॉल बिजनेस विद इन अ 60 माइल रेडियस. तो 60 माइल मील के अंदर अंदर जो है बाकी जो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं उनसे ये किस तरह से सिमिलर है या फिर डिफरेंट है. इन रिगार्ड टू हर यूजेज ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, किन किन चीज़ों में वो सिमिलर और डिफरेंट बताना चाह रही है या पूछना चाह रही है रिसर्चर से कि वो उसको बताए कि मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की यूजेज के मुताबिक, सेल्स के मुताबिक, प्रॉफिट के मुताबिक और स्टाफ ट्रेनिंग के मुताबिक. तो 4 चीज़ों के मुताबिक जो है वो अपने आप को, अपनी कंपनी को वो जो है दूसरों के साथ कंपेयर करवाना चाह रही है. जी विकास, आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे? मैम पर्पस ऑफ स्टडी बेसिकली बताना चाह रहा था कि वो अपने आप को कैसे वो डिफरेंशिएट बेसिकली करना चाह रही हैं इन चीज़ों के हवाले से. तो ये बेसिकली स्टडी का पर्पस है. ठीक है. स्टडी पर्पस इज टू टेल हाउ शी इज डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर स्मॉल बिजनेसेस विद इन अ 60 माइल रेडियस. तो ये उसका पर्पस ऑफ द स्टडी होगा. ठीक है. टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है या कॉजल है? खैर जरा मैं सिलेक्ट करती हूँ ना पर्सन क्लास में से. आकिब अहमद, आप जरा हेल्प करेंगे हमारी थोड़ी सी? यस मैम. जी मैं पूछ रही हूँ कि
टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या होगी? 5 एक तरह की मैंने टाइप्स बताई है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कॉजल। कौन सी स्टडी होगी ये? एनी अदर पर्सन? सलमान ज़ेब मैम फर्स्ट वाली। जी, सिनेरियो ए की बात हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिनेरियो ए, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वाली इन्वेस्टिगेशन टाइप है वो वाली अप्लाई होगी इस पे। फर्स्ट वाली कौन सी? फर्स्ट वाली कौन सी आकिब? चलें कासिम आप ही कोट कर दें। कासिम एक चीज पूछूं, इस पे पहले से लिटरेचर मौजूद है? मैम ये एक्सप्लोरेटरी होगी ना, इसमें एक्सप्लोरेशन। ठीक है, कोई और पर्सन जिसने अभी कहा था एक्सप्लोरेटरी? जी एक्सप्लोरेटरी किसने कहा था? आई गेस जी दो ये पाँच मैंने कहा था मैम। जी आकाश, क्यों एक्सप्लोरेटरी होगी? मैम क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए कर रही है ना, तो एक्सप्लोर कर रही है कि क्या चीज सिमिलरिटीज है दूसरे बिजनेसेस के लिए। तो वो पूरी एक ठीक है, फील्ड नहीं है बल्कि एक छोटा सा एरिया है, 60 माइल, 60 माइल में वो एक्सप्लोर करना। ठीक है। ठीक है, और कोई? जी कोई और जिसको समझ आई हो कि कौन सी स्टडी सेटिंग होगी? नाफला, एनी आइडिया? मैम एक्सप्लोरेटरी होगी। एक्सप्लोरेटरी होगी, क्यों? मैम तुक्का लगाया। वो आपकी तुक्का आवाज लगाया। कट के आ रही और तो इसलिए सही से आवाज नहीं आई। और बाकियों को क्लियर आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। पंखे की आवाज तो नहीं आ रही वैसे बीच में? तो मैम मैम। नहीं आ रही। थैंक्स गॉड अल्लाह कि ये इतना तेज चल रहा है। आई थॉट कि आ रही होगी। ओके जी, और कोई पर्सन? मैम काजरा एंड कोरिलेशन स्टडी। क्या बोला सुमेरा ने? मैम काज एंड कोरिलेशन स्टडी। कॉजल तो नहीं हो सकती ये, कोरिलेशनल के बारे में सोचा जा सकता है। जी मैम कोरिलेशन, क्योंकि ये इसके जो टेक्नोलॉजी एंड सेल वॉल्यूम एंड प्रॉफिट मार्जिन इन सब का रिलेशनशिप भी वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बेहतर। और कोई पर्सन? चलें, सब अभी सोचें इस पर। ओके, द एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस। ओके, रिसर्चर का इंटरफेरेंस इसमें कितना होगा या नहीं होगा? इसमें मैम कम होगा। कम होगा? जी मैम। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मिनिमम रिसर्चर इंटरफेरेंस, ये कह सकते हैं। यस मैम। चलें ठीक है। स्टडी सेटिंग कंट्रीव्ड या नॉन कंट्रीव्ड या नॉन कंट्रीव में। एक्सपेरिमेंट, क्या? नॉन कंट्रीव स्टडी। नॉन कंट्रीव्ड स्टडी होगी। और कोई पर्सन? बाकी भी तो प्रेजेंट है ना भाई, कासिम, वकास और सुमेरा और नाफला और आकाश, इन पांचों को पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद बाकियों को जो है रिमूव कर देते हैं। क्या ख्याल है? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा ये तो।
नॉन कंट्रीब्यूट होगी क्योंकि इसमें जो 60 मील्स के एरिया में उसने रिसर्च करनी है, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने करना है। ठीक है, काफी बेहतर। ओके, नेक्स्ट टाइम होराइजन। टाइम होराइजन क्या होगा? टाइम होराइजन में हमने दो तरह के पढ़े थे, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल था 1 पॉइंट इन टाइम, लॉन्गिट्यूडनल था रिपीटेडली। जी, टाइम होराइजन क्रॉस कौन बताना चाहता है? सेक्शनल लग रहा है मैम। क्या क्रॉस सेक्शनल लग रहा है मैम। क्रॉस सेक्शनल लग रहा है? हुसैन अली 5454 क्या लग रहा है हुसैन अली को? मुझे नहीं समझ आया। नहीं समझ आया? ओके, जहाँ से ना समझ आया करे काइंडली वहाँ से पूछ लिया करे ना, क्योंकि एक अगर आप नहीं कंसिडर कर सकेंगे तो फिर नेक्स्ट मूव करना बहुत मुश्किल होगा। साथ साथ बताया करें, ठीक है, जहाँ से समझ ना आए। जो लोग दोबारा पूछते हैं वो क्लियर तो कर लेते हैं ना, जिनको इशू होता है, तो आप भी पूछ लिया करें ताकि इजी हो जाए आपके लिए अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये इतना लिंक्ड है ना आपस में रिसर्च का काम कि अगर आप एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या नहीं अंडरस्टैंड कर पाते तो नेक्स्ट जो है ना उसी की बेस के ऊपर वो बात हो रही होती है। जिस तरह हमने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी किया था, तो अगर अभी तक किसी को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं पता तो वो किस तरह से उनके आपस में रिलेशनशिप्स को फाइंड कर सकते हैं। चले एनीवेज कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की। अभी कोई और पर्सन बताए? चले कासिम आप ही बता दे भाई, टाइम होराइजन। मैम कासिम की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हाँ कासिम, मुझे भी नहीं आ रही सही तरह। ठीक है ओके। अभी एक इसने कंसल्टेंट को इनवाइट किया है, तो जिसने आकर उसको 60 माइल के रेडियस के अंदर अंदर उस जैसे ही बाकी बिजनेसेस के साथ जो है वो डिफरेंशिएट करके उसको देना है। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ एनालिसिस। क्या है इसमें? ये बहुत आसान है, यूनिट ऑफ एनालिसिस। मैम इसमें ये होगा टेक्नोलॉजी सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट मार्जिन स्टाफ ट्रेनिंग। नाफला क्या बता रही है? सॉरी मैम यूनिट ऑफ एनालिसिस फाइंड करना, इसमें ये होगा ना सेल्स वॉल्यूम और ये प्रॉफिट मार्जिन एंड नहीं, स्टाफ यूनिट ऑफ ट्रेनिंग। एनालिसिस बेटा, यूनिट ऑफ एनालिसिस तरह मैंने बताया था, इंडिविजुअल है, डायड है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है या कल्चर है। अच्छा मैम यहाँ पे ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल तो हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। टू के साथ भी नहीं है जी क्योंकि विकास। मल्टीपल हैं, 60 मील्स के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन तो होंगी नहीं, तो या तो ये ग्रुप्स में आ जाएगा या ये ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी। ठीक है जी विकास। मैम ये बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेसेस क्या है, वो यहाँ पे ठीक यूनिट है, स्टडी हो। बिल्कुल ठीक है। चले हम आगे देखते हैं, शायद इसका सोल्यूशन हो, और अगर सोल्यूशन ना हुआ तो फिर मैं ही बताती हूँ। मेरे माइंड में तो है कि आगे स्लाइड्स में होना चाहिए। ओके, आंसर है ओके, दिस विल बी अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। दिस विल बी अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इसमें उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी एक चीज़ को दूसरे का कॉज बनाना या इफेक्ट बनाना। वो सिर्फ ये जानना चाह रही है कि मैं किस तरह से डिफरेंट हूँ, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी बेसिस पे जो है ना वो मैं इन एस्पेक्ट्स में, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इन चीज़ों में मैं उनसे डिफरेंट हूँ, तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव। ठीक। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कासिम नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो उस वक्त होती है जब हम किसी एक चीज़ का रिलेशनशिप किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट इंफॉर्मेशन लेना चाह रही है वो कि मैं किस तरह से डिफरेंट हूँ। अब अगर वो डिफरेंट बाद में उसके पास कोई ऐसा डेटा आ जाता है जिसकी बेस पे वो डिफरेंट निकलती है, तो फिर उनका वो जो है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकती है। ठीक है ओके। Data will be collected from some small business on the use of computers, sales volume, profit margin, training programs and comparisons made. Some of these descriptions might be qualitative, as for example in describing training methods. ठीक है, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीच में होंगी जो क्वालिटेटिव होंगी। क्वालिटेटिव का मतलब होता है वर्ड्स की फॉर्म में। आप जेन्युइनली थोड़ा सा अपने आप को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में एक अपने जो है माइंड में एक रफ लाइन बनवा लें बिटवीन
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इज बेसिकली वो चीज़ जो वर्ड्स की फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखी जाती है, और क्वांटिटेटिव वो जो नंबर्स की फॉर्म में लिखी जाए। सो अगर कोई ट्रेनिंग मेथड को एक्सप्लेन करेगा तो ज़ाहिर है वो वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करेगा ना, तो उनका ट्रेनिंग मेथड इस तरह से है और आपका ट्रेनिंग मेथड इस तरह से है, इसमें ये फ़र्क है। दिस विल बी अ फील्ड स्टडी यूजिंग मैनी सिमिलर स्मॉल बिजनेसेस एंड रिसर्चर इंटरफेरेंस विल बी मिनिमल। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने कहा था कि स्टडी सेटिंग जो है वो क्या है, नॉन कंट्रीब्यूट बोला याद था है? मैं। नॉन कंट्रीब्यूट आपने बोला था, तो मैंने इसमें क्या बताया था कि नॉन कंट्रीब्यूट के अंदर ही आप कह सकते हैं कि हम जो है वो उसको फील्ड स्टडी कर रहे हैं, कि ऑटोमेटिकली हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं। सो फील्ड स्टडी इसीलिए इसमें कहा गया, यहाँ कहा गया है कि हम, क्योंकि उन बिजनेसेस के जो है ये कंसल्टेंट उन बिजनेसेस के पास जाएगा और उनसे जाके फिर वो डेटा लेगा, तो डेफिनेटली ये फील्ड में जाएगा। देन इट विल बी अ वन शॉट स्टडी एंड द यूनिट ऑफ एनालिसिस विल बी स्मॉल बिजनेस सिस्टम्स। तो वन शॉट स्टडी का मतलब ये होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, एक ही टाइम पे वो कंसल्टेंट आया और आके चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है तो डिस्क्रिप्शन ही हम उसको कहेंगे। सो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना दैट इज मेजरमेंट। अभी तक हमने जो है ना रिसर्च का देखा, बल्कि मैंने आपको इससे पहले ना एक चीज़ दिखाती हूँ, रिसर्च अनियन जिसे हम कहते हैं। ओके, मैं इस रिसर्च अनियन की पिक्चर और ये स्लाइड्स आज की मैं इंशाल्लाह अपलोड आज कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ओके, ये सामने से आपको पिक्चर नजर आ रही है? यस मैम। जी मैम। यस इसे कहते हैं बेसिकली रिसर्च अनियन, ठीक है ना, कि ये जो है एक ब्रॉड से नैरो की तरफ जो है ना रिसर्च। अब अगर इसका सबसे आउटर मोस्ट शेल जो है ना, हो मीटिंग भी एक्सपायर हो रही है, चलिए हम रिज्यूम करते हैं। कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो ये रिसर्च अनियन जो है ना, ये बेसिकली एक रफ समझे एक बनाया जाता है रिसर्च को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें फर्स्ट एंड पे अगर आप देखें तो इसकी आउटर मोस्ट जो शेल बना हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिविज्म, ठीक है। और साथ ही इसी पॉजिटिविज्म को, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ऑब्जेक्टिविज्म भी कहते हैं, और हम कहते हैं कि रियलिटी इज आउट देयर एंड हमने जस्ट पे डाटा कलेक्ट करना है। सो इसको हम फिर फिलोसफीज के तौर पर हम काउंट करते हैं। तो सबसे पहले जो आउटर शेल जो होता है ना, यानी रिसर्च हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, वो फिलोसफीज से होती है। फिलोसफी से इनर जो शेल है दैट इज रिलेटेड टू द डिडक्टिव और द अप्रोच इज रिलेटेड टू, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सो सेकेंड इज, जब हम फिलोसफी के साथ स्टार्ट करते हैं किसी भी रिसर्च को, जिस तरह अब इसमें फिलोसफी के मुख्तलिफ और नेम्स भी लिखे हुए हैं, जिस तरह पॉजिटिविज्म के बाद जो है रियलिज्म है, देन इंटरप्रेटिविज्म एंड प्रैग्मेटिज्म है। तो इनको हम डिटेल में नहीं देखते, हम पॉजिटिविज्म को ही जो है ना कंसिडर करते हैं कि हमने जो है ना रियलिटी को छेड़ना नहीं है, हमने जस्ट पे डेटा कलेक्ट करना है एंड रिपोर्ट करना है। सेकेंड इज अप्रोचेस, अगर इसमें नीचे है फर्स्ट फिलोसफी था एंड देन अप्रोचेस। तो अनियन में जो नेक्स्ट जो सर्कल है दैट इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अगर हमने स्टार्टिंग के लेक्चर से याद हो, जब हम रिसर्च इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च मेथड्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने डिडक्टिव एंड इंडक्टिव को क्लास में, बल्कि हमने ऑन कैंपस जो है इस पे डिटेल से देखा था। डिडक्टिव में हम बिल्ट इन थ्योरीज के ऊपर अपना मॉडल बनाते हैं, और इंडक्टिव में हम जो है स्टार्टिंग से लेकर फिर थ्योरीज डेवलप करते हैं। देन थर्ड स्टेज इज स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रेटजीज जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि ये वो एक ब्रॉड अप्रोच होती है रिसर्च के लिए, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है ना, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, केस स्टडी, एक्शन रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, आर्काइवल रिसर्च। अच्छा, इनमें से ये जो तीन नाम है ना, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, आर्काइवल रिसर्च, ये भी और केस स्टडी भी, बल्कि केस स्टडी से ऑनवर्ड सारे,
केस स्टडी, एक्शन रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, आर्काइवल, ये पांचों जो है क्वालिटेटिव रिसर्चर्स करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। केस स्टडीज़ भी उसी तरह होता है कि एक केस को डिटेल में देखा जाता है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या सिनेरियो को, तो डिटेल में जब देखा जाता है तो उसके अंदर जो है ना क्वान्टिफाइबल एलिमेंट्स कम होते हैं और डिस्क्रिप्टिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए वो क्वालिटेटिव के सेक्शन में चला जाता है। सर्वे और एक्सपेरिमेंट्स जो है ये क्वांटिटेटिव की फॉर्म में ज़्यादातर आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज चॉइसेस। चॉइसेस अब हर रिसर्चर की अपनी होती है कि उसने जो है ना वो किस तरह से रिसर्च को अंडरगो करना है, किस तरह से उसको कैरी करके लेके जाना है। मोनो मेथड यूज़ कर रहा है, मोनो मेथड का मतलब ये है कि सिर्फ अगर क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ कर रहा है या सिर्फ कोई एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है तो ओके है। मिक्स्ड मेथड भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा मेथड। और मल्टी मेथड इसलिए कि अगर आप 4-5 तरह का तरीका यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सर्वे भी ले रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं, बीच में एक आध एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो अगर आप मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को तो वो मल्टी मेथड हो जाता है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, अब ये मेथडोलॉजी की जो अडॉप्शन है इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रिसर्च क्वेश्चन। तो अब प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन से एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे रिसर्च प्रॉब्लम के, फिर उन एस्पेक्ट्स की बेस के ऊपर हम जो है प्रॉब्लम डेफिनेशन बनाते हैं, एंड उन डेफिनेशन की बेस पे जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फिर हम जो है वो ये मेजर करते हैं कि हमारा जो है वो मेथड क्या होगा रिसर्च को लेकर चलने का। अब यहाँ पे देखिए टाइम होराइजन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल के तौर पर दिया गया है। देन टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं, जो मोस्ट इंटरनल एंड इंटीग्रल पार्ट इज डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। अगर आप ओवर द इंटरनेट भी सर्च करेंगे रिसर्च अनियन, तो इसकी बहुत सारी आपको जो है इस तरह के फिगर्स मिलेंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको लिखा होगा, लेकिन इसी तरह से होगा ब्रॉड से नैरो की तरफ। तो ब्रॉडर वे में फिलॉसफी एक्सप्लेन्ड होगी और नैरो वे में जो है वो डाटा हो जाएगा। अब हमारा जो मेथडोलॉजी का सेक्शन है जिसके अंदर हम ये एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन देख रहे थे, वो बेसिकली यहाँ स्ट्रेटजीज़ के अंदर, जिस तरह वकास ने भी कोट किया था, तो ये स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो है ये फॉल करेगा कि एक्सपेरिमेंट है, सर्वे है, क्या क्या चीज़ें, एंड देन फिर उसको हम मज़ीद एलिमेंट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, मज़ीद सर्वे को एक्सप्लेन करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये एक जो है ना अप्रोच है जिसके ज़रिए जो है वो हम यूज़ करते हैं मेथड को। ओके, नेक्स्ट बस हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मेजरमेंट। मेजरमेंट, द स्केलिंग, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। सो मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल को ना हम मेजर किस तरह से कर रहे हैं, कैसे नंबर्स में मेजर कर रहे हैं, वर्ड्स में मेजर कर रहे हैं, हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि किसी पर्सन के अंदर मोटिवेशन लेवल कितना है, क्या कौन सा हम जो है ना स्केल उसके लिए पैमाना यूज़ करें कि हमें मेजर कर लें कि एक पर्सन के अंदर मोटिवेशन कितनी है, या एक पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, या एक पर्सन के अंदर जो है वो होप कितनी है, या एक पर्सन के अंदर जो है वो हैप्पीनेस कितनी है, तो किस तरह मेजर करें। सो अब इस मेजरमेंट के ना डिफरेंट स्केल्स रिसर्चर्स ने डेवलप किए हैं। डिफरेंट स्केल्स का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, मतलब हर तरह की कैटेगरी जो है जिसके अंदर फॉल हो सके। अब 4 जो हमारे बेसिक स्केल्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं ना, वो बेसिकली ये सामने 4 हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। NOIR के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये 1 बाय 1 जो है ये क्या है। सबसे पहला हमारा होता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो रिसर्चर को जो है ये चांस प्रोवाइड करे कि वो जो है किसी भी जो है वेरिएबल को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करवा सके। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर डिपार्टमेंट, तो अगर नीचे जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप्स दिए हों तो उन ग्रुप्स में से जो है ना एक पर्सन जो है वो ऑप्ट कर ले कि मैं इनमें से जो है ये वाली जो है ना मेरा ऑर्गेनाइजेशन है या मेरा डिपार्टमेंट है। सो अ नॉमिनल स्केल इज वन दैट अलाउज द रिसर्चर टू असाइन सब्जेक्ट्स टू सर्टेन कैटेगरीज और ग्रुप्स। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे वो होंगे जो आपका रिस्पोंडेंट होगा ना, जो आपको क्वेश्चन फिल कर रहा होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट से मुराद वो है। तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो इनमें से किसी एक को जो है वो ज़रूर लीड कर रहे होंगे, तो उनको हम असाइन कर देंगे कि किसी एक जो है ना ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो व्हाट इज़ योर जेंडर, फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे भी 2 ग्रुप्स गिवन है, 1 ग्रुप इज फ्रॉम मेल्स एंड 1 ग्रुप फ्रॉम द फीमेल्स। सो अगर आप यहाँ से एक को सिलेक्ट करेंगे तो तब भी आप जो है एक ग्रुप को या एक कैटेगरी को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो रिस्पोंडेंट जो होगा, यानी आपको डेटा देने वाला, अपने आप को उस कैटेगरी के साथ जो है वो लिंक कर लेगा। फॉर एग्जांपल, मैं फाइनेंस से बिलोंग करता हूँ,
तो मैं जो है ना नॉमिनल स्केल के जरिए फाइनेंस के साथ जो है वो कैटेगराइज हो जाऊँ। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल के अंदर बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे कैटेगरीज तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है ना डिफरेंसेस के तौर पे जो है ना वो शो किया जाता है कि कोई एक चीज़ दूसरे से हाई है या लो है या पावरफुल है या वीक है। The ordinal scale helps the researcher to determine the percentage of the respondents who consider interaction with others as most important. तो प्रायोरिटी की बेस के ऊपर जो है ना ऑर्डिनल स्केल पे हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन हाउ रिस्पोंडेंट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम रैंक ऑर्डरिंग देम। तो रैंक्स की बेस के ऊपर, प्रेफरेंस की बेस के ऊपर, हाई एंड लो की बेस के ऊपर जो है ये स्केल होता है ऑर्डिनल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा जाता है व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड। तो अब देखें हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, अब हर एक जो है ना वो यहाँ से देख लेता है कि जो मेरी कौन सी एजुकेशन है इनमें, तो वो उसकी कंपैरेटिव एजुकेशन हो जाएगी। तो जब भी ऑर्डिनल स्केल का नाम आए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्डिनल स्केल के अंदर हमेशा जो है रैंकिंग सिस्टम होगा और रैंकिंग सिस्टम में जो है वो डिस्टिंक्शन होगी। जिस तरह पीछे अगर हम देखें नॉमिनल स्केल के अंदर यहाँ पे रैंकिंग तो नहीं है ना, मार्केटिंग है, मेंटेनेंस, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सर्विसिंग, तो ये सारे जो है ना इनमें कोई भी हाई या लो नहीं है। जबकि आगे अगर हम देखें इसी तरह जेंडर है, उसमें भी हाई लो नहीं है, लेकिन ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो है हाई एंड लो का कॉन्सेप्ट मौजूद है। ओके, ऑर्डिनल के बाद जो है हम देखते हैं जिस तरह ऑर्डिनल स्केल में यहाँ पे इजी वे में पिक्चराइज फॉर्म में दिया हुआ है कि गुड, बेटर एंड बेस्ट के फॉर्म में। ओके, थर्ड इज इंटरवल। 4 है ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। मैं एंड में बताऊंगी कि हम कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट इज इंटरवल। इंटरवल स्केल के अंदर ये होता है कि जब नॉमिनल स्केल्स हमें अलाउ करता है कि हम क्वालिटेटिवली डिस्टिंग्विश करें। क्वालिटेटिवली डिस्टिंग्विश का मतलब ये होता है कि हम जो है किसी क्वालिटी की बेस के ऊपर उनको डिस्टिंग्विश करें। जिस तरह हमने पीछे ये कहा कि फाइनेंस से कौन बिलोंग करता है, मार्केटिंग से कौन बिलोंग करता है, मैनेजमेंट से कौन बिलोंग करता है, तो इस तरह की जो है ऐसी चीज़ें, ऐसे एट्रीब्यूट्स जो क्वालिटेटिव है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस इन द प्रेफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स। यहाँ पर जो है ना जो डिफरेंसेस हैं उनका मैग्नीट्यूड यानी उनकी मिकदार जो है ना वो मेजर की जाती है बेसिकली इंटरवल स्केल के अंदर। फॉर एग्जांपल इंटरवल स्केल्स के अंदर जो है हम मिकदार मेजर करते हैं, मैं कितना मोटिवेट हूँ, 1, 2, 3, 4 या 5, ठीक है। इसी तरह मैं इस बात से कितना डिसएग्री करता हूँ, मैग्नीट्यूड क्या है मेरा डिसएग्री करने का, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। इसी तरह यहाँ पे देखें, सर्कल द नंबर दैट रिप्रेजेंट योर फीलिंग्स एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स, प्लीज आंसर एवरी क्वेश्चन। सो आई इन्वेस्ट मोर इन माई वर्क देन आई गेट आउट ऑफ इट। अब देखें मैं अपने काम में जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, जब देन आई गेट आउट ऑफ इट, जब मैं इससे बाहर होता हूँ तब जो है इस पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो अब देखें कि इसमें आपका लेवल क्या है, लेवल ऑफ योर कंसर्न क्या होगा, तो ये इंटरवल स्केल आ जाता है बेसिकली। ओके, इससे स्केल से रेलेवेंट जो है ना मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी इस, और उसकी सबमिशन डेडलाइन होगी 19 तो 20 तारीख, ठीक है। तो शॉर्ट ही होगी, लॉन्ग नहीं होगी, 10 मार्क्स ही होंगे और आपने बस आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा स्केल इसमें यूज हुआ है स्टडी में, ठीक है। तो अब अनलाइक नॉमिनल स्केल, नॉमिनल में जस्ट कैटेगराइज्ड है, ऑर्डिनल में जो है वो लेवल्स है और इंटरवल में क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कि किस हद तक जो है मैं इससे एग्री करता हूँ, किस हद तक नहीं एग्री करता हूँ। तो यहाँ पे देखें अब इंटरवल स्केल की एक जो है ना वो पिक्चर बनाई गई है। सो वेरी लो एंड वेरी हाई, इसी तरह नीचे थर्मोमीटर बनाया गया और उसमें दिखाया गया वेरी लो एंड वेरी हाई, तो कंपैरेटिव जो है ना वो स्केल बनाया गया। देन लास्ट इज ओवर रेशियो स्केल। ये बड़ा इजी है। रेशियो स्केल होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट नंबर्स में जो है ना वो बता देते हैं। जैसे कि मेरी मोटिवेशन 10 है, तो मेरी मोटिवेशन ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 10 में तो नहीं हम मेजर कर सकते। इसी तरह अगर वेट है, वेट 10 है या 20 है, तो वो उस तरह मेजर किया जा सकता है। इसी तरह एज है तो 25 ईयर्स एंड 36 डेज हम कह सकते हैं। सो रेशियो स्केल के अंदर जो है ना बेसिकली एब्सोल्यूट डिजिट
जो बिल्कुल ही 100% एक्यूरेट डिजिट होता है किसी भी चीज़ का, वो इस्तेमाल किया जाता है। अब हर कंस्ट्रक्ट का अपना सिलसिला है कि कोई कंस्ट्रक्ट रेशो स्केल से मैयर होते हैं, कोई कंस्ट्रक्ट जो नॉमिनल कंस्ट्रक्ट का मतलब है वेरिएबल्स, ठीक है। अब दूसरा एज है, एज अब क्या होगा, रेशो स्केल में आ जाएगा। अच्छा, आपकी टीवी देखने की जो है आदत कम है या ज़्यादा है, तो ये कौन सा स्केल है, कोई बताएगा? इंटरवल मैम। इंटरवल, ठीक है। इंटरवल कम है या ज़्यादा है, मैंने कही है। और ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल मैम, ऑर्डिनल ऑर्डिनल होगा। ठीक है, रैंकिंग बता रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप एक्टिव लिसनर्स हैं या नॉन एक्टिव लिसनर्स हैं? एक्टिव लिस्टर है मैम। हाँ, तो ये कौन सा स्केल है, चूज नॉमिनल, करें इनमें से। नॉमिनल, नॉमिनल नॉमिनल है मैम। वेरी गुड, नॉमिनल। ठीक है। ओके, आज हमारी क्लास जो है वो किस हद तक ठीक गई, 10%, 20% या 30%? रेशो मैम, इंटरनल, इंटरवल, इंटरवल, ठीक है, इंटरनल, जिसमें हाउ मच हम बताएं ना, मैग्नीट्यूड हाउ मच, तो वो इंटरवल हो जाएगा। ओके, रेशो में व्हाट इज योर एज, ठीक है, या व्हाट इज योर हाइट, या व्हाट इज योर वेट, या हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव प्रोड्यूस, या व्हाट इज योर सैलरी, व्हाट इज योर फी, सो ऑल दैट इज रेशो स्केल। तो रेशो के अंदर हम एब्सोल्यूट जो है ना डिजिट्स के अंदर किसी भी जो है ना वेरिएबल को काउंट करते हैं। इट ओवरकम्स द डिसएडवांटेज ऑफ द आर्बिट्रेरी ओरिजिन पॉइंट ऑफ द इंटरवल स्केल इन दैट इट हैज एन एब्सोल्यूट इन कंट्रास्ट टू एन आर्बिट्रेरी जीरो पॉइंट विच इज द मीनिंगफुल मेजरमेंट पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम जितना इंटरवल स्केल के अंदर जब हम 1 से लेकर फॉर एग्जांपल 0 से 10 तक हम लेते हैं वैल्यूज, या 1 से लेकर 7 तक लेते हैं, डिसएग्री में 1 या डिसएग्री में 7 तक, तो इसमें यहाँ पर वो सिलसिला नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग जो है ना वो एब्सोल्यूट जीरो कर देते हैं, जिसका मीनिंग ये होता है कि या ये है या फिर जीरो है। अगर किसी की एज है तो या उसकी एज 60 ईयर है, अदरवाइज नहीं है। तो रेशो स्केल के अंदर जो है एब्सोल्यूट जो है ना वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल यूज की जाएगी। तो अब हमें ये खुद पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने क्या यूज करना है, कौन सा स्केल यूज करना है। अब रेशो स्केल का दिखाया भी हुआ है, डिफरेंसेस अमंग द स्केल्स। अब ये एक टेबल है, ठीक है, 4 स्केल्स का, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। डिफरेंस हाईलाइट्स, डिफरेंस क्या है, ऑर्डर जो है नॉमिनल में नहीं होता, और बाकी इंटरवल रेशो वगैरह में होते हैं। डिस्टेंस हो सकता है, यूनिक ओरिजिन नहीं हो सकता। मेयर एंड सेंट्रल टेंडेंसी, अच्छा मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना ये स्टैटिस्टिक की वो है, और बेस ऑफ डिस्पर्शन एंड टेस्ट्स वगैरह, ये जो तीनों एस्पेक्ट्स है ना, ये जब हम डाटा एनालिसिस का पोर्शन पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह हम वहाँ पे उनको स्टडी करेंगे। आज के लिए आपकी जो असाइनमेंट होगी वो यही होगी कि चारों स्केल्स को जो है ना आपने एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड दे दूंगी स्केल से, और एक क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू द स्टडी दे दूंगी, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग जो है वो आराम से कर लें, और कोशिश कीजिएगा कि ईद से पहले करके सबमिट कर दीजिएगा असाइनमेंट, ताकि ईद के बाद परेशानी ना हो। ओके, देन उसी स्केल की ना जो लास्ट हमारा जी 20th मई अपलोड तक, कब तक करेंगे आप? मैं आज अपलोड कर दूंगी रात तक इंशाल्लाह। अभी तो नहीं, अब आफ्टर अफ्तारी करूंगी असाइनमेंट भी, और मतलब रात को 12 से पहले हो ही जाएगी, उम्मीद तो यही है आज। ओके, देन रिलायबिलिटी। अच्छा, रिलायबिलिटी बेसिकली होती है स्केल की कि कितना अच्छी तरह से जो है ना वो उस कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहा है, विच इट इज़ विदाउट बायस एंड हेंस इंश्योर्स कंसिस्टेंट मेजरमेंट। मतलब बार बार अगर उस स्केल से हम कोई चीज़ मेजर करें तो वो ठीक आती है कि नहीं अक्रॉस टाइम, दैट इज स्टेबिलिटी एंड अक्रॉस द वेरियस आइटम्स इन इट्स इंस्ट्रूमेंट। तो रिलायबिलिटी जो है वो उस स्केल की कितनी है, क्या वो मेजर कर रहा है जो हम मेजर करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहा। सो स्टेबिलिटी जो है ना किसी भी मेजर की, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मेजर टू रिमेन द सेम ओवर टाइम डिस्पाइट अनकंट्रोलेबल टेस्टिंग कंडीशंस और द स्टेट ऑफ द रिस्पोंडेंट देमसेल्व्स। तो स्टेबिलिटी यानी स्केल कितना स्टेबल है, अगर हम उसको मुख्तलिफ कंडीशंस में भी अप्लाई करते हैं तो वो स्केल जो है वो कितना अच्छे तरीके से मेजर करेगा। देन एक होती है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम एक दफ़ा टेस्ट करें और फिर अगेन उसका टेस्ट करें, रिपीटिशन करें उसी टेस्ट की, तो अगेन वही जो है ना रिजल्ट आए। देन पैरेलल फॉर्म, पैरेलल फॉर्म का मतलब होता है कि अगर हम दो
दो पार्ट्स पे डाटा ले रहे हूँ और दोनों का सिमिलर जो है वो एस्पेक्ट्स कवर उसमें हम कर रहे हो, सिमिलर जो है वो यू कैन से कि सिमिलर तरह के उसमें क्वेश्चन और चीज़ें वगैरह हों, तो फिर वो सेम उनके रिजल्ट्स आने चाहिए। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी का होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के मज़ीद जो है ना मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी, तो इस पर आपने भी इधर परेशान नहीं होना। जी अभी किसी ने हैंड रेज किया था या सलमान होगी अटेंडेंस मैंने कर दी थी साथ ही।